हेलो भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो सभी? आई होप के अच्छे होंगे। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनदीप कोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी एस्टेट के फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, एस्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करें। अब की बार अपने पास समय है, टाइम है अपने पास, तो टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से तैयारी करें। और इस तैयारी के दौरान जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पीआरटी में आप सभी को पता है 30 मार्क्स का अपना क्या रहता है, एनवायरनमेंट साइंस रहता है। 30 क्वेश्चंस जो रहते हैं, 30 नंबर का अपना एनवायरनमेंट रहता है, यानी कि ईवीएस रहता है। और ईवीएस इस बार आप लोग यहाँ मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें, देखिए वैसे तो एनवायरनमेंट पर्यावरण आप सभी लोग जानते हैं, कोई ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट नहीं है। बाकी चीज़ें अगर मैथमेटिक्स वगैरह की ओर देखें, इंग्लिश वगैरह देखें, तो थोड़े से हैवी हो जाते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट जो है, ईवीएस जो है, पर्यावरण, कोई ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट नहीं है। पर्यावरण का मतलब ही होता है हमारे चारों तरफ का जो चीज़ें हो रही है, बस नॉर्मली सी चीज़ें अपने पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो, वैसे मैं आपको इस चैनल पर प्रीवियस पेपर्स पढ़ाऊँगा, सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए हैं अपने एस्टेट के, तो उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों के बारे में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ऐसा नहीं है सारा एक एक पेपर हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पेपरों में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा, देखिए वैसे कोई ईवीएस का सिलेबस पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन फिर भी पुराने पेपरों के आधार पर, पुराने पेपरों में जो चीज़ें पूछी गई है उसके बेसिस पे मैंने कुछ एक चीज़ों का सिलेक्शन आपके सामने लेके आया हूँ। हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। चलो, सबसे पहले बात करें कि सर ये 30 नंबर के अंदर, देखिए पेडागोजी अपने नहीं आती, एस्टेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एस्टेट की बात कर रहे हैं। सीटेट जब आएगा तो उसकी सिलेबस लेके आएंगे अपन, चिंता मत करो। ठीक है, अगर हम बात करें एस्टेट की, तो क्या क्या पढ़ना है भाई? देखिए वैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसका कोई फिक्स वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर कंपाइल किया आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इकोसिस्टम के बारे में चीज़ें पढ़नी है। इकोसिस्टम यानी कि हमारे चारों तरफ का जो सिस्टम है, किस तरह से चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, किस तरह के जीव रहते हैं, है ना, किस तरह से नहीं, किस तरह से एनर्जी फ्लो क्या होता है, इसके बारे में कि भाई किस तरह से जो अपने जानवर है जो अपने आसपास रह रहे हैं उसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है। जिस तरह से हमारे पास जो एनिमल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर जिस तरह प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है ना, उसके बाद डिकम्पोजर है। तो कौन से जानवर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, तो इस तरह के भी सवाल अपने पेपर में आते हैं। अपने पेपर में सवाल आएगा कि उत्पादक के पास, प्रोड्यूसर के पास इतनी एनर्जी है, तो बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी होगी। तो इस तरह एनर्जी फ्लो का जो 10% रूल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे अपने सवाल आते हैं। इसके अलावा जो भी अपने इकोलॉजी के अंदर जो पिरामिड्स हैं, चाहे वो संख्या वाले पिरामिड है, चाहे वो अपने इस वाले एनर्जी वाले पिरामिड है, तो इन पिरामिड से भी अपने पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम हुआ, इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम के क्या क्या सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स, इकोसिस्टम के सारे सेक्टर आपको पढ़ने। ठीक है, उसके घटक, उसके कंपोनेंट क्या है वो आपको पढ़ने। इसके बाद बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापन, इसको आपको पढ़ना है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, अपने अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो आते हैं ग्रीन हाउस गैसें, हरित गृह गैसें, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हरित गृह प्रभाव। अब बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो वो कहेंगे सर ऐसे नहीं, अंग्रेजी में नहीं लिखना चाहिए, है ना। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे गैसें हैं, कौन कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में आती है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन्हीं हरित गृह गैसों की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, इससे बचने के क्या साधन है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। वही बताया ना मैंने, अपने आसपास का जो है उसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बस अपने चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, दैट्स इट। आगे पोल्यूशन, आपको पता है सर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, चाहे वो अपना भूमि प्रदूषण हो, चाहे वो अपना जल प्रदूषण हो, चाहे वो अपना वायु प्रदूषण हो, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे इसको रोका जा सकता है, ये चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है।
उसके बाद हमारे बायोडाइवर्सिटी से सवाल आते हैं पेपर में। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता को लेकर के पेपर में सवाल आते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है, भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी के केंद्र कहाँ है, पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के से केंद्र जो है, हॉटस्पॉट जिसे बोलते हैं, वो कहाँ होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या कंडीशन है, क्यों बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रखा है आज के समय में, और उस खतरे से हम कैसे बच सकते हैं। रेड डाटा बुक के अंदर कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त होने वाली है, कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है ना। जिस तरह से अभी लेके आए हैं ना अपने चीता, है ना, तो ये भी एक एक्सटिंक्ट प्रजाति थी। तो इस तरह से हमें, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्यों इनका नाश हो रहा है और कैसे इनसे बच सकते हैं, इससे सवाल अपने पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन से कंपोनेंट है, कौन सी गैस है, कौन सी गैस की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है और उसको कैसे रोका जा सके। जलमंडल यानी कि जल, पृथ्वी पर जल कहाँ कितना है, पीने योग्य पानी कितना है, बिना पीने योग्य पानी कितना है, सागरों में पानी कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। जल प्रदूषण क्यों हो रहा है, जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। स्थल मंडल यानी हमारी जो मिट्टी है, जहाँ पर धरती है, भूमि है, जहाँ पर खेती वेती की जाती है, लोग रहते हैं, वो किस तरह की है, यहाँ भूमि कैसी है, यहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर कौन सी खेती होती है, कहाँ पर कौन से अपने जो भी स्थलमंडल पे जो भी चीज़ें होती हैं, कहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। भारत के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना, पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है ना। प्रमुख घास के मैदान, भारत के अंदर कौन कौन से ग्रास लैंड एरियाज हैं, तो जो फेमस है सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, कृषि के अंदर हमें कृषि, पशुपालन, भी कौन से राज्य में किसकी खेती ज़्यादा होती है ना, खेती में फसलें कितने प्रकार की होती है, फसलों कितने प्रकार की होती है ना, कौन सी फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए, कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, ये एग्जाम्पल्स अपने एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। दूसरे, इसको लेकर के अपने जो जिस तरह क्रांति हुई है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन से फसल को फ़ायदा हुआ है, वाइट रिवॉल्यूशन पशुपालन में, श्वेत क्रांति, है ना, ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके लिए है, गोल्डन किसके लिए है, रजत किसके लिए है, वो जो क्रांतियाँ हुई है, इसमें एग्रीकल्चर को लेकर के उन सभी चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अपना क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु कैसा है भारत का, ठीक है, पूरे विश्व का नहीं पढ़ना, भारत का मौसम और जलवायु से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। परिवहन, संचार और इनका विकास, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद साइंस में जाएं तो साइंस में जो डिजीज वाला है, इससे हर बार सवाल देखने को मिल जाता है, एक आध सवाल। बायोडाइवर्सिटी पे बहुत सवाल आते हैं और इससे सवाल देखने को मिल जाता है कि कौन सा रोग किसकी वजह से हो रहा है ना। अब इसके अंदर सारे रोग होते हैं, कोई बैक्टीरिया की वजह से होता है, कोई वायरस की वजह से होता है, कोई फंगस की वजह से होता है, या कुछ डिजीज़ होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, माता पिता से बच्चों में आते हैं, जो किसी विटामिन, किसी खनिज पदार्थ की कमी से हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो मानव रोग, कुछ फेमस मानव रोग है, जिस तरह एड्स है, किसकी वजह से होता है ना। अब एड्स पढ़ रहे हो तो एड्स में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, है ना, हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये भी आपको पढ़ने हैं। जिस तरह बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना। तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में आपको ओजोन के बारे में भी पढ़ना है कि ओजोन क्या है, और जो ओजोन है उसके डिप्लीशन के क्या कारण हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, है ना, ओजोन से, ओजोन के डिप्लीशन से। तो वो सारी चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, हाँ। अब डिजीज़ के अंदर बात करें, रोग के अंदर, तो थोड़ा सा साइंस में अगर हम फिजिक्स के सेक्शन की तरफ बात करें तो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो लेंसेज के यूज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दर्पण जो है, मिरर जो है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का कहाँ, ये छोटे छोटे बेसिक पर्सन है साइंस के, ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ना है, डिटेल नहीं पढ़ना है, बस बेसिक्स पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सौरमंडल, सौरमंडल में अपने कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, दूर कौन सा ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है, इस तरह के थोड़े मोटे सोलर सिस्टम के थोड़े मोटे से पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज की एनर्जी के, ऊर्जा के देखें तो हमारे पास प्राकृतिक सोर्सेज क्या क्या हैं, है ना, या किसी और चीज़ की हमें नेचर से जो जो चीज़ें मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ हैं, जिस तरह के मिनरल की बात करें, है ना, कि कौन से खनिज कहाँ पर किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, किस एरिया में हमें कौन से प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा मिलते हैं, इससे सवाल बनते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण,
पोषण से बड़े सवाल एक आध बार पेपर में देखने को मिल जाता है ना। स्पेशली प्लांट से रिलेटेड, पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण से भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन गैस जो है वो कहाँ से छोड़ते हैं, नॉर्मली सवाल कि पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं, ठीक है। स्टोमेटा है, स्टोमेटा से गैस छोड़ते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा भोजन है वो अपने एनवायरनमेंट में वेपराइजेशन के द्वारा अपने एनवायरनमेंट में चला जाता है, जिससे बारिश होती है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अपने न्यूट्रिशन में कि भाई हम मनुष्य, हम कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें एनर्जी देती है, कौन कौन, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और अपना फैट है, वसा है, ये हमें एनर्जी देते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल ये हमें एनर्जी नहीं देते, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सा हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो साइंस में अपने डिजीज़ वाला हो गया, मानव रोग वाला, न्यूट्रिशन वाला हो गया, ये पढ़ना है। इसके अलावा कुछ एक नॉर्मली अपने बॉडी के सिस्टम होते हैं ना, बॉडी सिस्टम्स के बारे में अपने को पढ़ना है साइंस में, है ना। बॉडी सिस्टम में बॉडी के ऑर्गन्स, है ना, बॉडी के ऑर्गन्स, जिस तरह हमारा सांस लेने का ऑर्गन फेफड़े होता है, लंग्स होता है, मछलियों के अंदर गलफड़े होता है ना। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, उनके अंदर कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। थोड़े मोटे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है ना। यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग, हमें बेसिक साइंस के बारे में पढ़ना है, बेसिक साइंस, ठीक है। अब ये कहोगे सर ये तो बहुत सारी चीज़ें होगी, नहीं, डिटेल में नहीं पढ़ना ना, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, चिंता नहीं करना। पुराने पेपर भी दिखाऊंगा आपको, कैसे कैसे पुराने पेपर्स में पर्सन आए हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। उसके बाद बेसिक इंडियन ज्योग्राफी, नॉर्मली भारतीय ज्योग्राफी के अंदर कहाँ पर कौन सी बारिश आती है, मानसून कब आती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा फिर बाद में ये मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना है, कौन सा नेशनल पार्क है ना। इसके अलावा अपने वेटलैंड साइट है, रामसर साइट्स है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट, ये कह लो कि इन्वायरमेंट के अंदर है ना, जो भी अपना स्टैटिक जीके का पार्ट होता है ना, बस सारा वहीं पढ़ना होता है, कोई ज़्यादा सा मतलब लंबा चौड़ा खेल है नहीं इसका। स्टैटिक जीके नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हद से हद, मैं बता रहा हूँ आपको, हद से हद अगर आप हर रोज़ आप एक घंटा तो नहीं, चलो 2 घंटे मान लो, है ना। कुछ लोग मतलब पढ़ने जैसे होते हैं आप जैसे, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं बेचारे। तो हर रोज़ के अगर 2 घंटे की बात करें, हर रोज़ 2 घंटे अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना, तो सर ज़्यादा से ज़्यादा ना 30 दिन में आप पूरा सिलेबस कर लेंगे, है ना। 30 डेज़ में आप पूरा सिलेबस कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर आता रहूँगा, प्रीवियस पेपर भी डिस्कस करेंगे, बीच बीच में भी पेपर से पहले आकर के हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी है, किस टाइम क्या पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आते रहेंगे। आज ये हमारा शायद पहली मुलाकात थी, इसके बाद कंटिन्यूसली आपके सामने आता रहूँगा ईवीएस को लेकर के, ठीक है। समय समय पर जो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सवाल इससे रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो भी सवाल है, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।